scope of practice for yoga therapy. मैं मेरा वीडियो ऑफ करती हूँ, वॉइस थोड़ा क्लियर रहेगा. सो द स्कोप मीन्स एक जो दायरा होता है क्या योगा थेरेपी जो होती है ना, योगा थेरेपी जब हम देते हैं तो क्या किन दायरे में रह के हमको काम करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे. मतलब कभी भी योगा थेरेपिस्ट जो हो, जो योगा प्रैक्टिशनर्स हों, उनको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं. इस तरीके से समझ के कभी काम नहीं करना चाहिए कि कोई किसी ने हमको कोई डिसीज़ बताया कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो कभी भी ऐसा नहीं कि खुद का जजमेंट दे दिया बिना डॉक्टर के बिना किसी टेस्ट के, और वो टेस्ट का रिपोर्ट डॉक्टर को नहीं दिखाया और हमने अपना जजमेंट या कुछ डिसीजन देके और उनको थेरेपी देना, ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया. इस तरीके से अपने जो हमारे दायरे हैं उनसे बाहर नहीं जाना होता कभी भी. कुछ लिमिटेशंस जो होते हैं ना उनमें सेट उसी के अंदर रह के हमको हमारे थेरेपी देनी होती है. तो जैसे कि we all know yoga therapy is the professional application of the principles and practice of yoga. ये योगा का एक थेरेपेटिक एस्पेक्ट है योगा थेरेपी. मतलब जब देखिए योगा तो सिंपली एक दर्शन है, हमको पता है ना कि वो कोई थेरेपी का ट्रीटमेंट का कोई तरीका है. लेकिन जब हम योगा प्रैक्टिसेस इतने टाइम से जब करते चले आ रहे तो हमको पता है कि उसके प्रैक्टिसेस करने से बहुत से फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स होने लगते हैं धीरे धीरे. तो योगा कैसे यूज होने लगा, एक थेरेपेटिक वे में यूज होने लगा. ये तो हम मानते हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि हम मेडिकल प्रोफेशनल बन गए कि हम दूसरी चीज़ों को साइड रख देंगे. ठीक है ना? तो हमको उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको ध्यान रखते हुए उनके एप्लीकेशंस को यूज़ करना है. और योगा को कैसे यूज़ करना है, टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग विद इन अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप, जिसमें कि सारी चीज़ें आती हैं, सारी ओवरऑल सब चीज़ें आती हैं. ठीक है? तो इस तरीके से हमको काम करना होता है अपने लिमिटेशंस में रह के. The yoga tradition views each human being as a multidimensional system that include numerous aspects, including body, breath and mind. मतलब इन सारी चीज़ों को बॉडी और हमारे प्राण और हमारा इंटेलेक्ट और हमारा माइंड, इन सब चीज़ों पे हमको एक साथ काम करना होता है थेरेपी में. Yoga therapy is founded on the basic principle that intelligent practice can positively influence the direction of change within these human dimensions. तो योगा थेरेपी में अगर हम प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करते हुए आगे चलें तो इन तीनों चीज़ों पे हमारा अच्छा खासा कंट्रोल आ सकता है. हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे प्राण मतलब कि हमारा ब्रेथ, और तीसरा हमारा माइंड. अब डिस्कशन करते हैं कि जो हमारे स्कोप की बात हुई, तो पहली बात तो ये कि योगा थेरेपी भी किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके से योगा थेरेपी में काम किया जाता है, कैसे हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से स्टूडेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं. तो दो तरीके होते हैं. एक तो इंडिविजुअली होता है योगा थेरेपी में, वन ऑन वन योगा थेरेपी सेशन, जिसमें कि एक स्टूडेंट होगा, एक टीचर होगा, या बोल लीजिए कि एक थेरेपिस्ट और एक स्टूडेंट होगा. ठीक है? दैट मीन्स आपको क्या करना है, केवल स्पेसिफिक एक स्टूडेंट पे या पेशेंट पे, उनके डिसीजेस पे वहाँ पे काम करना होता है. हमको बाकी मतलब एक लेसन प्लान के साथ में उस पर्टिकुलर पेशेंट को इंडिविजुअली हमको हेल्प करनी है. ठीक है? दूसरा तरीका होता है ग्रुप योगा थेरेपी. ग्रुप योगा थेरेपी में क्या होता है, ग्रुप योगा थेरेपी इज अ सेशन और सेशंस इन विच अ योगा थेरेपिस्ट वर्क्स विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लाइंट. देखिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि योगा और योगा थेरेपी दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है? योगा और योगा थेरेपी दो डिफरेंट चीज़ें हैं. योगा क्लासेस में हमेशा ज़्यादा कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वहाँ पे सेम एक बेसिक लेवल का या एक जनरल फिटनेस के लिए जो चीज़ें होती हैं वो करवाई जाती है सबको सेम. बट योगा थेरेपी जो है वो कम क्लाइंट
कम क्लाइंट्स के लिए होता है, ज़्यादा क्लाइंट्स हम नहीं उसमें एक साथ ले सकते बिकॉज़ हम अलग-अलग डिसीज़ेज़ को वहाँ ट्रीट कर रहे होते हैं। अलग-अलग पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं और सबका प्रॉब्लम डिफरेंट है, सबका लेसन प्लान डिफरेंट है। तो ऐसे में क्या होता है हमारे पास कई सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि हम कोई भी ऐसी कॉमन एक्सरसाइजेस, कॉमन आसनास सबको नहीं करवा सकते। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का ब्लड प्रेशर लो है, किसी को हाइपोथायरॉयडिज़्म है, किसी को हाइपरथायरॉयडिज़्म है। ऐसी अलग-अलग चीज़ों से हमको थेरेपिस्ट को काम करना होता है ऐसे लोगों के साथ में। तो क्या होता है, दे कैन हैंडल स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स who have a similar condition or symptoms or with clients who have a variety of health or health related condition. तो जो थेरेपिस्ट के सामने के जो पेशेंट्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो सारे के सारे जैसे कि 4 और 5 स्टूड पेशेंट्स हैं, सब सेम चीज़ को फेस कर रहे हैं, लाइक बीपी के ही पेशेंट है तो आपने उनको थेरेपी देना स्टार्ट किया। वैसे में हमारा काम थोड़ा कम होता है कि हम सबको कुछ कॉमन चीज़ें दे सकते हैं। पर इसमें भी ऐसा है कि अगर एक पेशेंट को हाई बीपी के साथ में स्पाइन का इशू है, दूसरे पेशेंट को हाई बीपी के साथ में थायराइडिज्म का इशू है, तो फिर से आ जाएगा वेरिएशन कि आप इनको कुछ और, उनको कुछ और करवा रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के साथ हमको काम करना होता है। या तो उनकी जो एक डिसीज़ है वो कॉमन है सबकी या फिर टोटली डिफरेंट है। तो ये होता है योगा क्लास और योगा थेरेपी क्लास में डिफरेंस। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा a hallmark that differentiates group yoga therapy from yoga group yoga teaching is the presence of individual intake and assessment for each client in the group prior to commencing the class। मतलब हर एक चीज़ का आपको थेरेपी में ध्यान देना होता है जो कि योगा क्लास में उतना ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। मेन होता है डिसीजेस, पेशेंट का एज, उनकी बॉडी का स्ट्रेंथ, उनका फ्लेक्सिबिलिटी, उनका मेंटल कंडीशन, ये सब चीज़ हमको थेरेपी में ध्यान देनी होती है, जो कि एक जनरल क्लास में उतना ज़्यादा इन पे फोकस नहीं किया जाता। अब आई बात थेरेपिस्ट की कि थेरेपिस्ट में कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और वो क्या-क्या चीज़ें अपने स्टूडेंट को या पेशेंट को दे सकता है और क्या नहीं। क्या चीज़ें जिसके लिए वो क्वालिफ़ाइड नहीं है। देखिए, प्रैक्टिस जब कभी भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, पेशेंट को हैंडल करते हैं, तो क्या करना होता है, डेवलप ए थेरेपेटिक प्लान और प्रोवाइड एडवाइस विद इन द योगा थेरेपी फ्रेमवर्क। दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ता है, एक थेरेपेटिक प्लान देना है, ठीक है? अपने योगा थेरेपी के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ही उनको एडवाइस देनी है हमेशा। एक सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम उनको एक थेरेपेटिक प्लान दे सकते हैं जिसमें कि योगा, आसन, प्राणायाम, मुद्राएँ, बंध जो भी चीज़ें योगा में के जो भी पार्ट्स हैं, जो जो भी टेक्निक्स हैं योगा के, उसका हम थेरेपेटिक प्लान दे सकते हैं। उनको एडवाइस दे सकते हैं अपने योगा थेरेपी के फ्रेमवर्क के में रहते हुए। बट योगा थेरेपिस्ट इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर किस चीज़ के लिए वो क्वालिफाइड नहीं होता? वो किसी उनकी लाइफ़स्टाइल में किसी न्यूट्रिशन चेंज के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है। अगर जब तक हमने कोई डायटीशियन या कोई डिग्री नहीं ली हुई है, हम उनके न्यूट्रिशनल चेंजेस नहीं कर सकते बिना किसी दूसरे डायटीशियन से पूछे हुए, डॉक्टर से पूछे हुए। क्योंकि हम उसके लिए ऑथोराइज़ नहीं हैं। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। अपने फ्रेमवर्क में रहते हुए काम करना है। एप्रोप्रिएट क्वालिफ़िकेशन अगर नहीं है तो वो नहीं करना है। ये स्कोप है, ये दायरे हैं हमारे योगा थेरेपी के। टीच एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रैक्टिस अलाइन विद द नीड एंड गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल। हमेशा उस पर्सन के, उस पेशेंट के जो बॉडी का अलाइनमेंट और उसके अलावा अ, उनकी जो स्पेसिफ़िक नीड है, हर पेशेंट की एक स्पेसिफ़िक नीड होती है। उनको वो बीमारी पे, वो डिसीज़ पे काम करना है, उनकी बॉडी रिजिड है, उनकी बॉडी अच्छी फ्लेक्सिबल है, उनका एज इतना ज़्यादा है, 70 प्लस का पेशेंट है, ठीक है? और दूसरा पेशेंट है वो 20
ईयर्स एज का है तो दोनों को सेम चीज़ें तो नहीं दे पाएँगे। दोनों की बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो अलग है। तो हर किसी का जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट होता है। कभी-कभी सिमिलर होता है लेकिन मैक्सिमम टाइम रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। तो सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको लेसन प्लान देना, इसके लिए योगा थेरेपिस्ट क्वालिफाइड होता है। Include yoga practices such as asanas means postures, pranayam means breath work, रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे कि शवासन, योग निद्रा, इसके अलावा मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, मुद्रा, बंधास, मंत्रा, मंत्रा चैंटिंग, मंत्रा मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, भावना, संकल्प, यौगिक लाइफस्टाइल क्या होती है, यौगिक आहार क्या होता है, ये सब डाइटरी एडवाइजेस हम दे सकते हैं, एक योगा थेरेपिस्ट दे सकता है। ये सब किस में आते हैं? हमारे योगा थेरेपी के फ्रेमवर्क के अंदर की चीज़ें हैं। हमको इससे बाहर नहीं जाना है। इसके अलावा अब क्या नहीं कर सकते, किस चीज़ के लिए हम क्वालिफाइड नहीं है? किसी क्लाइंट को कोई भी इश्यूज़ ऐसे उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उस पे हम कोई एडवाइस उनको बिना डॉक्टर के हम मतलब डॉक्टर का कोई रिपोर्ट्स उनके पास नहीं है, कोई उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया और हमने उनका वर्बली सारा सुन के उनको कोई एडवाइस दे दिया, आप तो ये कर लीजिए, आप ठीक हो जाएँगे या आपको ऐसा सिम्पटम दिख रहा है, तो ज़रूर आपको ये डिसीज़ होगा। इस तरह का हम कोई एडवाइस अपने पेशेंट को नहीं कर सकते। और इसके अलावा क्या नहीं कर सकते, किस चीज़ के लिए हम क्वालिफाइड नहीं है? एडवर्टाइज़ हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज़ अ लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। इस तरह का कोई भी फेक एडवर्टाइज़मेंट हम नहीं कर सकते जिसमें ऐसा शो होता हो कि हम लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं या फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। वैसी अगर कोई डिग्री हमारे पास नहीं है, कोई लाइसेंस हमारे पास नहीं है, तो ऐसा एडवर्टाइज़मेंट हम नहीं कर सकते। अनलेस ही और शी इज़ ऑल्सो अ लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। जब तक कोई डिग्री सर्टिफ़िकेट ना हो, हम ऐसा कोई एडवर्टाइज़मेंट अपने साथ नहीं कर सकते हैं। कोई फेक किसी तरह की कोई भी हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स किसी के साथ में। प्रोवा क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फ़ॉलो-अप एंड रिव्यू एट रेगुलर इंटरवल्स। अब बात आई कि हम किस चीज़ के लिए फिर से क्वालिफ़ाइड हैं। हम क्या कर सकते हैं? अपने पेशेंट को टाइम टू टाइम फ़ॉलो-अप ले सकते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे कि लाइक मैंने जो प्राणायाम, आसन, गाइडेड मेडिटेशन और सारी चीज़ें आपको मैंने दी हैं या मैं दे रही हूँ टाइम टू टाइम, उनसे आपको कितना बेनिफिट हुआ, आपकी स्लीप का जो मतलब आपकी स्लीप जो थी वो पहले से बेटर हुई या नहीं। इस तरह के फ़ॉलो-अप्स आप ले सकते हो कि आपको पहले से ज़्यादा अच्छा लगे, आपकी मेंटल कंडीशन जो पहले थी, अब आप स्ट्रेस फ्री फ़ील करते हो क्या? इस टाइप के फ़ॉलो-अप्स हम ले सकते हैं। Use and modify practices of yoga therapy to support client and help the client manage their physical, emotional, mental and spiritual health. क्या करना होता है? मॉडिफाइड प्रैक्टिस देनी है, जहाँ पे वेरिएशन की ज़रूरत है आसनों में, जहाँ पे किसी सपोर्ट के साथ आसनों की ज़रूरत है, वही हो गया कि वेरिएशन देके, मॉडिफाइड प्रैक्टिस देके हमको अपने क्लाइंट को सपोर्ट कर सकते हैं हम। अलग-अलग आसनों में वेरिएशन दीजिए, बिकॉज़ वो सीनियर सिटीज़न है तो ओल्ड एज है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको चेयर पे सूर्य नमस्कार दे सकते हैं, उनको बिठा के स्ट्रेच करवा सकते हैं और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है किसी भी आसन के लिए, तो हम उनको उनका वेरिएशन दे सकते हैं। इस तरीके से हम अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उनका फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ अच्छा होगा धीरे-धीरे। इसके अलावा प्रोवाइड क्लियर गोल्स फॉर ईच योगा थेरेपी सेशन। हमेशा अपने जो भी सेशंस होगा उसके लिए क्लियर गोल्स डिसाइड करने होंगे कि ये आपका पर्टिकुलर क्या पर्पस है आज के थेरेपी आपका जो सेशन है उसका। इस तरह का क्लियर गोल रखिए। प्रोवाइड क्लियर प्रोसेस फॉर क्लाइंट फीडबैक। उनसे फीडबैक ले सकते हैं हम कि हम जिस तरीके का ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं उससे फीडबैक रेगुलरली इंटरवल्स में लेते रहना है। ये इसके लिए हम क्वालिफाइड हैं, ये हम कर सकते हैं।
प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर एनी होम प्रैक्टिस दैट इज रिकमेंडेड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने 1 आवर का 45 मिनट 60 मिनट जो भी 50 मिनट हमने सेशन लिया, पर हमको ये भी चेक करना होगा कि हमारे क्लाइंट्स हमारे को कितना हमारे को हमारी बातों को कितना मान के चलते हैं। आपने उनको बोला कुछ तो चेंजेस करने के लिए अपने लाइफस्टाइल में, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड था, एकदम अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, तो आपने उनको चेंज करने के लिए बोला कि तब योगा थेरेपी अच्छा काम करेगा। जब आप इनमें कुछ-कुछ चेंजेस कर लोगे, अपने खाने-पीने का टाइम चेंज कर लीजिए, अपने सोने का टाइम चेंज कर लीजिए, तो आप इन चीज़ों में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि आपको अपने होम प्रैक्टिस में ये चीज़ें रिकमेंडेड है, ये चीज़ें आपको करनी है और उसके लिए एप्रोप्रिएट फीडबैक भी आपको लेना है बीच-बीच में। अ योगा थेरेपिस्ट इज़ क्वालिफाइड फॉर हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिपिकल देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हर योगा थेरेपिस्ट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेन डिसीजेस का होना चाहिए, मतलब उसका स्टडी उसका एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि जो मेन डिसीजेस हैं उन पे उनका अच्छा हो कमांड हो कि उन डिसीजेस पे कौन से आसन कौन से प्राणायाम कौन सा ब्रेथ वर्क मतलब प्राणायाम मतलब वही, और उसके अलावा कौन सा मेडिटेशन किस तरह से काम करेगा, ये एक बेसिक नॉलेज उनको होना चाहिए। ठीक है? और बाकी जो ऐसे डिसीज़ेज़ ज़्यादा नहीं सुने हुए हैं, उनको वो टाइम टू टाइम स्टडी करते रह सकते हैं, लेकिन एक बेसिक उनका स्टडी होना चाहिए और उनके सिम्पटम्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। एसोसिएटेड सिम्पटम्स विद दैट डिसीज़, उसके अलावा उस पे उस स्पेसिफिक मेडिटेशन के क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये डिसीज़ है तो उस डिसीज़ के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या-क्या होंगे, कौन-सा आसन नहीं करवाना है, क्या-क्या चीज़ें प्रैक्टिसेस नहीं देनी है योगा में, इसका एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग स्टडी उस योगा थेरेपिस्ट को होना चाहिए। The therapist will use the understanding to inform what is recommended as a suitable practice for each individual. अब ये सेम इसी चीज़ में क्या नहीं कर सकते हम, योगा थेरेपिस्ट नॉट क्वालिफाइड फॉर डायग्नोज अ मेडिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन अनलेस क्वालिफाइड टू डू सो एज अ लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक बेसिक हमको नॉलेज, एक बेसिक स्टडी हमारा डिसीज़ पे तो होना चाहिए, बट क्या नहीं होना चाहिए? अगर उन्होंने कोई सिम्पटम बताए, हमको सिम्पटम्स का नॉलेज है कि उनको लग रहा है कि ये माइग्रेन हो सकता है। उन्होंने जो सिम्पटम बताए उससे लग रहा है कि साइटिका हो सकता है कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है, बट हम कोई भी डायग्नोज़ करने के लिए ऑथोराइज़ नहीं है। तो उनको अल्टीमेटली डॉक्टर के पास भेजना है कि आप जाके टेस्ट करके आइए, रिपोर्ट्स मुझे दीजिए, रिपोर्ट मुझे भी शेयर करो। आपके डॉक्टर से कंसल्ट करो, उन्होंने क्या बताया वो भी मुझे बताओ वर्बली और मेरे को भी रिपोर्ट शेयर करो जिससे कि मैं अपने किसी डॉक्टर से एक क्रॉस चेक उस रिपोर्ट को कर सकूँ। और फिर उस डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कि किस जॉइंट पे या लंग्स में या बॉडी की किस पार्ट में प्रॉब्लम है, कितना मूवमेंट्स पॉसिबल है। पॉसिबल मूवमेंट्स का डॉक्टर से हमको खुद को पता करना है, उसके अकॉर्डिंग आसन देना है। हम खुद के मन से ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, डायग्नोस वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे स्कोप है। इसके अलावा हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस। किसी भी डिसीज़ के कितने टाइप के ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं। जैसे कि हमको पता होना चाहिए कि थायरॉइड है, तो थायरॉइड में किस-किस होम रेमेडीज़ क्या होते हैं कुछ। फिर एलोपैथी में इसका अच्छा ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदा में है या होम्योपैथी में। इस टाइप का हमको थोड़ा एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमको उनको सजेस्ट नहीं करना है। हमको नॉलेज होना चाहिए, जब हमको नॉलेज होगा तो ही हम आगे उन चीज़ों को बता पाएँगे उनको कि हाँ, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप इनमें से एक को चूज़ कीजिए जो आपको सूट होता है वो। इसके अलावा योगा थेरेपिस्ट क्वालिफाइड टू कम्युनिकेट विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स टू। हम लोग क्वालिफाइड हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि किसी का रिपोर्ट्स अगर हम लेते हैं, किसी को रिपोर्ट शेयर करने बोला, तो हमको तो नहीं समझती है रिपोर्ट्स बिकॉज़ हम तो मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है ना, उतने हमको उतना नॉलेज नहीं है कि अगर किसी का एक्स-रे है तो किस वे में उसको, किसी का
फ्रैक्चर है किसी बोन में, तो क्या हम उतने नॉलेजेबल हैं? नहीं हैं। हमको धीरे-धीरे उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। किसी हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स के साथ में उन चीज़ों को हमको बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम धीरे-धीरे एक्सपीरियंस्ड हो जाएँगे, लेकिन खुद से नहीं करना है अकेले इन चीज़ों को। Be part of multidisciplinary team when necessary or useful to optimize the care of the client. इस तरह का जो टीम होता है उसका हम एक पार्ट बन सकते हैं, लेकिन अपने आप को सब कुछ समझना नहीं है कि हम ही डॉक्टर हैं, हम ही थेरेपिस्ट हैं, हम ही फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम ही योगा थेरेपिस्ट हैं, हम ही न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हम सब कुछ करने लगते हैं कभी-कभी, लेकिन हमको हमारे पास उसकी डिग्री, उसका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, तब हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? Engage with medical or other healthcare professionals and use best practice referral feedback processes to optimize client health and well-being outcomes. उनके साथ में टीम की तरह काम करके डॉक्टर्स के साथ में इन सब चीज़ों को समझ के फिर हमको अपने जो भी पेशेंट है उसको हैंडल करना है। अकेले अपने मन से कुछ चीज़ें नहीं करनी, जो हमारे हाथ के बाहर की चीज़ है वो नहीं करना है। क्या नहीं करना है? एडवाइस अबाउट अदर हेल्थ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अदर देन रेफरिंग क्लाइंट्स टू एप्रोप्रिएट पर्सनल और सर्विसेज। अपने मन से किसी भी कोई भी एडवाइस ऐसी नहीं देना है कि आप वो ट्रीटमेंट ले लो, यही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। उनको जस्ट आपको एडवाइस देनी है और उनको बताना है आपको क्या सूट होता है। वो सारी चीज़ें आपको देखनी है और डिपेंड करेगा डिसीज़ कैसा है। हर डिसीज़ पे आयुर्वेदा, हर डिसीज़ पे होम्योपैथी काम नहीं करता। कभी-कभी एलोपैथी का एडवाइस भी देना पड़ता है, तो हमको इन सब चीज़ों को समझना होगा। इसके अलावा prescribe nutritional supplements or herbs from Western or traditional medical methods such as Chinese medicine और आयुर्वेदा unless appropriately qualified to do so. जैसे कि अभी बात की हमने कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का कोई एडवाइस हम नहीं देंगे कि आप ये सप्लीमेंट्स आप ले लीजिए, बिकॉज हम उसके लिए ऑथोराइज नहीं है। उसके लिए हमको उनको डाइटिशियन के पास, उसके लिए हमको उसको न्यूट्रिनिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। हम एडवाइस ऐसा नहीं कर सकते, हम उसके लिए ऑथोराइज नहीं है। किसी भी मेडिसिन को छोड़ने के लिए हम उनको नहीं बोल सकते, ना ही फ़ोर्स कर सकते हैं कि आप ये मेडिसिन इमीडिएटली बंद कर दीजिए और योगा स्टार्ट कर दीजिए, आप ठीक हो जाएँगे। इस तरह का कोई भी एडवाइस हम उनको नहीं देंगे। कोई भी मेडिसिन अगर वो डेली लेते हैं, लाइक बीपी का मेडिसिन कोई पेशेंट डेली लेता है, ठीक है? हमने सुना योगा से बीपी नॉर्मलाइज़ हो जाता है, हाई बीपी, तो हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि आज की डेट से बीपी का मेडिसिन बंद कर दीजिए, शुगर का मेडिसिन बंद कर दीजिए, अब आप योगा कर रहे हैं, अब आप पूरा ठीक हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता। कभी-कभी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। उन केसेस में हम ऐसा नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हमको नहीं करनी है। जब तक हम उनको उसका प्रॉपर नॉलेज ना हो या हमने डॉक्टर से कंसल्ट ना किया हो, तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। Make recommendation regarding the advice or treatment provided by the another healthcare professional unless appropriately qualified to do so. कोई भी रिकमेंडेशन या ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, सर्जरी के रिगार्डिंग भी हम नहीं कर सकते कि आपका ये नी जॉइंट बहुत रिजिड है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, आप इसको रिप्लेस करवा लीजिए बिना किसी डॉक्टर के बोले हुए। हम इस तरह का कोई एडवाइस सर्जरी का, किसी मेडिसिन का हम उनको नहीं दे सकते जब तक कि हमने डॉक्टर से कंसल्ट ना किया हो। और कौन-कौन सी चीज़ें हैं? एक सेकंड। तो ये कुछ हमारे स्कोप हुए। स्कोप मतलब एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर रह के हमेशा हमको काम करना होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें समझी कि हमारा फ्रेमवर्क क्या है जिसके अंदर हमको रह के अपने थेरेपी देनी है। अब रही बात लिमिटेशंस की, योगा थेरेपी के लिमिटेशंस क्या हैं? अभी तक तो हमने फ्रेमवर्क पढ़ा, मीन्स हमने एक दायरा पढ़ा कि योगा थेरेपी का दायरा क्या है, वो कहाँ तक के जा सकते हैं और क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते, हमको क्या नहीं करना चाहिए। अब आई बात योगा थेरेपी के लिमिटेशंस की, कि योगा थेरेपी कहाँ पे लिमिटेड हो जाती है, उसके बाद उसकी पहुँच नहीं है। ठीक है? इस पे डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे योग दर्शन अल्टीमेटली क्या है? जैसे कि सांख्य पढ़ा था, योग पढ़ा। योग दर्शन अपने आप में क्या है? एक दर्शन है।
not a therapy as such. Yoga is a basically a दर्शन. ये थेरेपी तो नहीं माना गया था स्टार्टिंग में, फिर कैसे ये थेरेपेटिक टूल बन गया? Although many yogic practices are used for therapeutic purpose because of their proven remedial effects. धीरे धीरे क्या हुआ, जब योग करते करते बहुत लंबे टाइम के बाद पता चला कि इससे तो बहुत से डिसीजेस को क्योर किया जा सकता है और साथ में प्रिवेंशन भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रूवन हो गई धीरे धीरे टाइम के साथ में प्रूव हो गया। ये आसन इस डिसीज़ को क्योर करने का काम करता है, ये वाले मूवमेंट्स, ये वाले स्ट्रेचेस या ये प्राणायाम से ये इस डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर हम रेगुलर प्राणायाम करें तो हमको ब्रेथ से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, हमको हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, हमको मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। ये धीरे धीरे स्टडीज से, रिसर्चेस से पता चलने लगा। तो इससे पता चला कि योगा को एक थेरेपेटिक टूल के रूप में भी यूज किया जा सकता है फॉर ऑल कंडीशंस। As lovers of yoga, we must accept that, like of any many other therapies that exist, yoga also has its limitations. जैसे कि हमको पता है कि वो थेरेपी के रूप में यूज तो किया जा सकता है, पर उसकी खुद की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। We must realize those limitations and accept them positively. ठीक है, तो हम योगा प्रोफेशनल्स हैं, तो हमको योगा के साथ काम करते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए पॉजिटिवली कि योगा के कुछ लिमिटेशंस हैं। हम बहुत एक्साइटेड होके हर तरह के फेक प्रोमिसेस नहीं कर सकते। माना कि योगा में बहुत पावर है, बट हम कुछ उसके भी लिमिटेशंस हैं एक्चुअली। So, we can remain realistic and successful in our treatment methods. तो हम उसको एक यथार्थ, मतलब एक बोलते हैं ना कि जो है प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। हमको इमोशनल होके बात नहीं करनी है, हमको प्रैक्टिकली बात करना है, बिकॉज योगा के भी लिमिटेशंस हैं। दिस विल इंश्योर अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर बोथ द पेशेंट एंड द प्रैक्टिशनर। पहला लिमिटेशन क्या है? द फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट योगा थेरेपी इज नॉट ऑल एम्ब्रेसिंग ऑल एंड दैट नॉट ऑल द पर्सन ऑफ ऑल डिसीजेज आर नॉट क्योर्ड बाय योगा। सारे तरह के पर्सन, सारे तरह के डिसीजेस पूरी तरह से योगा से ठीक हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ डिसीजेस, कुछ पर्सन, कुछ उनकी कॉम्प्लिकेशंस योगा से नहीं ठीक हो सकते, ये हमको पता रहना चाहिए। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ ऑल अदर थेरेपीज एज वेल। ऐसा ही हर थेरेपी के साथ में है, हमको पता है। एलोपैथी के कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। होम्योपैथी के कुछ लिमिटेशंस हैं, आयुर्वेदा के कुछ और लिमिटेशंस हैं, ऐसे ही हमारी योगा थेरेपी के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो प्रैक्टिकली हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यू कैन नॉट ट्रीट पेशेंट्स विद फिजिकल एलिमेंट्स लाइक फ्रैक्चर। जैसे कि एक सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, किसी को फ्रैक्चर हुआ है बॉडी के किसी पार्ट में, किसी बोन पे बोन फ्रैक्चर हुई है, तो क्या हम योगा थेरेपी से उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं। कितना भी टाइम हम उसको योगा थेरेपी देते रहें लंबे टाइम तक, बट वो बोन फिर से वापस नहीं जुड़ सकती योगा से, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करनी पड़ेगी, यहाँ पे योगा से हेल्प नहीं होगी। पर योगा कहाँ बेनिफिट कर सकता है? बट द बेनिफिट्स ऑफ योगा एज ए सपोर्टिव और कॉम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट्स व्हाइल दे बीइंग ट्रीटेड फॉर इनक्योरेबल डिसीजेस। योगा कहाँ सबसे ज़्यादा हेल्प करता है? जो कि डिसीज इनक्यूरेबल है, मतलब किसी और ट्रीटमेंट से भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसे कि एड्स है। एड्स में एक बार एड्स होने के बाद वो पर्सन 100% ठीक नहीं हो सकता, इसका इम्यून सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पे ना ही सर्जरी की बात है, ना आयुर्वेदा, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, कुछ भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, उनको उनके डिसीज़ को एक्सेप्ट करने में योगा उनको हेल्प कर सकता है। उनकी मेंटल कंडीशन को सुधारने में योगा हेल्प कर सकता है। और ऐसे ही लेट स्टेज का कैंसर, जो कि फर्स्ट सेकेंड स्टेज क्रॉस कर चुका है और अब वो क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में पेशेंट को जब पता चलता है
कि मुझे कैंसर है, पर मैं ठीक नहीं हो सकता अभी। डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं आप बहुत लेट हो गए, अब आपका कैंसर क्यूरेबल नहीं है, आप केवल पैसा वेस्ट होगा या फिर समझिए कि वो कीमो या समथिंग कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन पता है कि पूरी तरह से ठीक होने के चांसेस अब बहुत कम हैं। ऐसे में योगा इस तरीके से हेल्प कर सकता है कि उस पेशेंट का जो स्ट्रेस लेवल है, उनका उस डिसीज़ की वजह से जो कारण है डिप्रेशन का, वो एंग्ज़ायटी है या उनका सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है उस डिसीज़ के लिए कि मीन्स मुझे ये डिसीज़ हुई है, मुझे कुछ होने वाला है, तो वो बहुत डरे हुए से रहते हैं। उस चीज़ से योगा उनको बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा और लिमिटेशंस, योगा कैन नॉट बी एन ऑप्शन फॉर सिचुएशंस वेयर सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पेशेंट को पता चलता है, बहुत लेट पता चलता है, उनको पता चलता है कि मुझे ऐसा स्पेसिफ़िक कहीं पे पेन है, उनको लगता है ठीक हो जाएँगे, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि आपका तो अभी अब तो केवल सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आप बहुत लेट आए। ठीक है? ऐसे में योगा कोई हेल्प नहीं कर सकता, तब उनको सर्जरी करवानी होगी। सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। फॉर इंस्टेंस इन केसेस ऑफ appendicitis, however, yoga is not totally inefficient in such cases as it can reduce the intensity of the trouble so long as the patient is capable for performing yoga in that stage. बस योगा से हम चीज़ों की उनके माइंड को थोड़ा रिलैक्स करवा सकते हैं जबकि डिसीज़ इनक्यूरेबल हो चुका है तब। क्योंकि योगा क्या करता है? योगा इंक्रीजेज द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है एंड हेंस दे आर बेटर इक्विप्ड टू फेस द डिसीज फॉर्मली। अब क्या होगा? योगा से योगा करने से क्या होगा? उनका माइंड इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि वो अपने डिसीज को फेस कर सकें कि हाँ मुझे ये चीज़ है बट मुझे इसे फेस करना आ गया, मुझे इससे डर नहीं है। इस तरीके से योगा उनको रेडी करता है, तैयार करता है। एज सच योगा इज इन द सम वे हेल्पफुल इन दीज केसेस। और इसके अलावा जैसे कि हम बात करें और लिमिटेशंस क्या हैं, अब किसी की ओल्ड एज है, एज हो गई है, उसके साथ में उनकी जो बाल हैं सफ़ेद हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं हेयर, तो क्या ये योगा ऐसे चैलेंज कर सकते हैं हम योगा से कि हम इनके वाइट ग्रे हेयर्स को फिर से नॉर्मल ब्लैक कर सकते हैं, नेचुरली ब्लैक? नहीं, द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज़ नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो योगा से सारी चीज़ें नहीं होती, सिर्फ योगा हमको सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़रूर देता है। योगा किसी-किसी डिसीज़ को क्योर भी करता है, योगा बहुत से डिसीज़ को प्रिवेंट भी करता है। अगर हम हेल्दी रहते हुए योगा स्टार्ट करते तो हम बचे रह सकते हैं डिसीज़ से। लेकिन अगर डिसीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत लंबा समय गुज़र चुका है, तो फिर कोई हेल्प हम नहीं कर पाते। Some conditions, some person and some diseases cannot be cured by yoga, yet all patients can benefit the building of strength and the improvements of attitude through yoga। हम क्या कर सकते हैं? उनके स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हैं और उनके एटीट्यूड को इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो उस बीमारी को या उस अपनी हेल्थ कंडीशन को फेस करने के लिए तैयार रहें, स्ट्रॉन्ग रहें मेंटली। जैसे कि डायबिटीज़ है, कई बार वो पहले स्टार्टिंग में पता चलता है बाउंड्री लेवल पे है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो हम योगा के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं। ठीक है? But the limitations comes into effect with regard to patient whose pancreas is not in working condition। मतलब हमको पता चला कि डायबिटीज़ तो है, बट बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है बाउंड्री लेवल पे, तो हम ट्राई कर सकते हैं योगा से। लेकिन किसी की हालत इतनी बिगड़ चुकी है, उसका पैनक्रियाज टोटली काम करना बंद कर चुका है, जो बीटा सेल्स हैं वो अपना काम करना कंप्लीटली बंद कर चुके हैं, तो हम बिल्कुल भी उनको कमिट नहीं कर सकते कि आप योगा से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में कंप्लीटली ठीक हो जाओगे। ठीक है? तो ऐसे में इंसुलिन बनना ही बंद हो गया है बॉडी में और बहुत टाइम उनको हो चुका, बहुत पुरानी बीमारी हो चुकी, तो वो इनक्योरेबल भी हो जाता है कई मामले में। तब हम
ऐसा कोई प्रॉमिस, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते कि योगा से ये ठीक होगा, थेरेपी से। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, स्पॉन्डिलाइटिस भी योगा से क्योर होता है, बट इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग जब होता है, नेक तक प्रॉब्लम आया है, नेक थोड़ा मूव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जॉइंट्स में थोड़ा सा पेन होता है कभी कभार, तो योगा काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन अगर जॉइंट्स में सीवियर पेन होने लगा, बिल्कुल उनको मूवमेंट्स ही नहीं है, तो फिर हम ऐसा कोई प्रॉमिस या कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रबल क्या हो गया है, बहुत बढ़ चुका है पेशेंट को, और उनकी जो डिसीज़ है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इस कंडीशन में हम उनको कोई हेल्प नहीं कर पाते। दिस इज ट्रू फॉर ऑल डिसीजेज, अ डिसीज दैट इज वीक इज मोर इजीली क्योरेबल। डिसीज अगर वीक है तो जल्दी क्योरेबल होती है, लेकिन पेशेंट अगर वीक हो चुका है उस डिसीज की वजह से तो फिर क्योरेबल नहीं होता, क्योंकि डिसीज अभी पूरे बॉडी में फैला नहीं है, स्प्रेड नहीं हुआ है, तो हम योग से ट्रीट कर सकते हैं। पर अगर वो बहुत स्प्रेड हो चुका है, उसने आस-पास के ऑर्गन्स को भी अपने ले लिया है चपेट में, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बट एज़ द पावर ऑफ डिसीज़ इंटेंसिफाइज़, द बॉडी बिकम फीबल एंड इट बिकम हार्डर एंड हार्डर टू क्योर द डिसीज़। जितना वो डिसीज़ स्प्रेड ज़्यादा हो चुकी होगी, उतना हमारे लिए मुश्किल होगा योगा थेरेपी से किसी को पूरी तरह से ठीक करना। अब लिमिटेशंस में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना होता है योगा थेरेपी में। अब योगा थेरेपी से किसी डिसीज़ के ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, ये सब इन चीज़ों पे निर्भर करता है, जैसे कि द नेचर ऑफ डिसीज़। If the disease is minor, it will undoubtedly get cured rapidly. Hmm. However, if the disease take a major form, it will require a prolonged practice of yoga. ठीक है? If a patient suffering from spondylitis has a minor problem of neck pain, जैसे कि अभी हमने बात की, डिसीज का नेचर कैसा है ना? डिसीज अभी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ टाइम से सिम्टम्स दिख रहे हैं, स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, उनको केवल ये समझ में आया कि अब उनको नेक को थोड़ा बेंडिंग में, नेक को टर्न करने में हल्का सा पेन कुछ टाइम से फील हो रहा है, ठीक है? कुछ मंथ हुए हैं या कुछ वीक हुए हैं उनको, तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम के योगा प्रैक्टिस से उनको हेल्प मिलने लगेगी। स्पॉन्डिलाइटिस कैन बी क्योर्ड नियरली विद इन 4 और 6 डे, इतने कम टाइम में भी ठीक हो सकता है अगर वो अभी अभी उनको समझ आया। लेकिन इफ द पेशेंट सफर्स फ्रॉम टेरिबल पेन्स इन द नेक, मेकिंग नेक मूवमेंट इम्पॉसिबल, इट विल टेक सेवरल मंथ फॉर रिलीफ फ्रॉम द डिसीज। अगर बहुत टाइम हो चुका है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम ये ठीक होने में लेगा। इसके अलावा लाइफ ऑफ डिसीज, वंस अ डिसीज एंटर्स द बॉडी इट डज नॉट लीव द बॉडी क्विकली। छोटी से छोटी डिसीज भी होती है ना, वो जल्दी से हमारी बॉडी को छोड़ना नहीं चाहती। जस्ट एज पेशेंट, डिपेंड करेगा पेशेंट का एज कितना है, पेशेंट का माइंडसेट कैसा है, वो कितना पॉजिटिव या निगेटिवली सोचते हैं, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद डिपेंड करेगा कि फिर वो डिसीज़ कुछ मंथ लेगी, कुछ वीक लेगी, या पूरा का पूरा साल भी उसको लग सकता है। कौन सा डिसीज़ है डिपेंड करेगा। The longer existence of the disease in the body, the longer will be the period for emancipation from the disease. जितना ज़्यादा टाइम कोई डिसीज़ हमारी बॉडी में रह लेती है, उतना ज़्यादा टाइम उसको बाहर निकालने में लगता है, ठीक है? इसीलिए हम बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं ना योग में है, हम बोलते हैं कि हेल्दी रहते में योगा करिए, बट लोग नहीं सुनते। जब तक डिसीज़ नहीं होता तब तक कोई उन चीज़ों को नहीं मानता। क्यों ऐसा बोला गया कि जब डिसीज ज़्यादा टाइम बॉडी में रह लेती है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज वो अपना पैर अपनी रूट्स जमा लेती है बॉडी में, जड़ें जमा लेती है, सेल्स तक के पहुंच जाती है वो, सेल्स से स्टार्ट होके टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम तक पहुंच जाती है, उस पूरे सिस्टम को डैमेज कर देती है। तो दिस इज सो बिकॉज एज टाइम पासेस द डिसीज एनरूट इट्सेल्फ मोर स्ट्रांगली इन द बॉडी, पूरी बॉडी में उसकी जड़ें जम चुकी हैं तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Hence, it require heavier efforts and a longer time to eradicate the disease from the body. तो डिसीज की लाइफ, डिसीज के नेचर सब पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम उसको बॉडी से बाहर निकालने में लगेगा। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ डिसीज,
उसकी तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी मतलब डिसीज जो है ना, बीमारी, उसमें कितनी तीव्रता है। जैसे कि कोई अटैक्स हैं, किसी भी तरीके का माइग्रेन है, उसकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। क्या वो हफ्ते में हो रहा है, रोज़ हो रहा है, वीकली हो रहा है, मंथली, या फिर कैसे। जितना जल्दी जल्दी वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उतना ज़्यादा टाइम योगा थेरेपी को लगेगा उसको क्योर करने में। If the intensity of the disease is greater than its life, treatment will take a long time for cure. जैसे कि हमको पता है द फर्स्ट हार्ट अटैक इटसेल्फ इज वेरी सीवियर। पहला वाला जो होता है ना वो बहुत सीवियर होता है। द पेशेंट विल नीड अ फेयरली लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम इट। इफ द अटैक इज नॉट सो सीवियर द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विल बी लेस। अगर सीवियर अटैक आया तो उस पेशेंट को रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर वो अटैक सीवियर नहीं था तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो तीव्रता पर डिपेंड करेगा कि उसने कितने मेजरली ऑर्गन्स को डैमेज किया। इसके अलावा चौथा पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की एक स्ट्रक्चर होता है ना हर किसी का, एक संगठन जिसको बोलते हैं हिंदी में, कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, मतलब डिसीज कितने दिनों में पीछा छोड़ेगी, ये पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। द थेरेपीज आर अ हेल्पिंग हैंड टू द बॉडीली एफर्ट्स। इफ द पेशेंट इज ओरिजिनली वीक, अगर किसी कोई ऐसे होता है ना बहुत नेगेटिव सोचते हैं, अरे मुझे तो ये बीमारी, मुझे तो सर्दी खांसी ही ठीक नहीं हो रही है महीने भर से, होता है किसी किसी को, हर दूसरे चौथे दिन हो जाता है, फिर से हो जाता है, जिस दूसरे किसी को हुआ फिर से हो जाएगा, या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ भी तो उनको ठीक नहीं होना चाहती, क्योंकि वो पेशेंट ओरिजिनली वीक है, मन से ही बीमार है, मन से ही बहुत कमज़ोर फील करते हैं, तो बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती। हमको भी फिर उनके साथ बहुत टाइम लगता है बिकॉज वो हमको कॉपरेट नहीं करते, वो निगेटिव चीज़ें सोचते हैं। द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विल बी ग्रेटर। मोस्ट डिसीजेस कैन नॉट क्लींस द पर्सन विद स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा जो मन से बहुत मजबूत होते हैं ना उनको डिसीजेस भी ज़्यादा परेशान नहीं करते, क्योंकि वो मन से इतना विल पावर स्ट्रांग होता है कि उनकी बॉडी में टिकते नहीं है ज़्यादा डिसीजेस। तो पेशेंट पर भी डिपेंड करेगा कि डिसीज कितना जल्दी उनका पीछा छोड़ेगी। So the person with a strong constitution for long and their bodies are able to rid themselves of disease rather quickly. ठीक है, इसके अलावा और एक पॉइंट, द माइंडसेट ऑफ द पेशेंट, ये और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उससे ये लिमिटेशंस तो हमने ऑलरेडी पढ़े। अब थेरेपी देते वक्त योगा थेरेपी कितना जल्दी काम करेगी, डिसीज कितना जल्दी उनके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ये उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। Another factor that is very effective in the process of remedial treatment is the mental state or the outlook of the patient. Patient का mental state क्या रहता है? At time, this factor may even preside over all other factors. ये सबसे ज़्यादा important factor है, बाकी सब पे भारी है ये। If a patient in tender state of mind, they will not be able to recover quickly. If a patient believes he is not going to recover from this disease, chances are that they will not. अगर वो ऐसा सोचता है कि मुझे बीमारी हो गई, मुझे तो कैंसर पता चल गया, अब तो ये कभी ठीक नहीं होगा बिकॉज कैंसर तो क्यूरेबल है ही नहीं। हालांकि कैंसर क्यूरेबल है, लेकिन अगर पेशेंट वैसा है, उसका विल पावर बहुत वीक है, अगर उसका माइंडसेट निगेटिव है, तो शायद ही वो ठीक हो। तो ये वाला पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनके माइंडसेट को निगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करना भी हमारा काम होता है कि उनको अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करें। Providing a positive outlook towards their cases and a sense of confidence is treating them will improve the odds of success. क्योंकि जब ऐसा पेशेंट होता है ना जो कि बहुत नेगेटिव माइंडसेट वाला, उनकी बॉडी पे ट्रीटमेंट, उनकी बॉडी पे कोई मेडिसिन, उनकी बॉडी पे योग कुछ भी काम नहीं करता, उनकी बॉडी पर रिस्पॉन्ड नहीं करता ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से कुछ हमारे योगा थेरेपी के लिमिटेशंस हैं। Many diseases can be cured with appropriate practice of yoga so long as the processes supporting the treatment have been prescribed.
सम डिसीजेज गेट क्योर ऑटोमेटिकली। कुछ डिसीज ऐसे भी होते हैं जो टाइम के साथ छोटे मोटे